तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों आज इस वीडियो के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो चैप्टर जिससे बहुत से लोग डरते हैं, ठीक है ना, वो हम उसके PYQs हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, करीबन 4 से 5 वीडियो के अंदर हम पूरे PYQs कर लेंगे। करीबन आपके 50 to 70, है ना, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 50 to 60 या 70 क्वेश्चंस हैं आपके PYQs में, जिसके अंदर 50 आपके MCQs हैं एंड आपके 20 जो हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। तो इन सब को हम करेंगे। तो बच्चों बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले फर्स्ट एंड बच्चों हम MCQs के साथ हम रिवीजन भी करते जाएंगे, ठीक है ना, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से देख लेते हैं। वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट। अब बच्चों जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर, क्या चीज़ ऐड होगी बच्चों, ये याद रखना। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बच्चों हमेशा याद रखना, जब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है एंड करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो वो ऐड होगा, ठीक है ना, एंड वाइजा वर्सा सब्ट्रैक्ट होगा। तो देख लो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बिल्कुल ये ऐड होगा। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल नहीं बच्चों, ये तो इशू ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं बच्चों, ये भी CA करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज नहीं होते जब हम ऐड करते हैं। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास D ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस दे आर इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी विच कैन बी रीडली कन्वर्टेड इनटू कैश आर नॉट ट्रीटेड एज कैश एंड इक्विवेलेंट। नहीं बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। तो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसी को हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसका बेस्ट एग्जांपल है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं बच्चों, जब कोई भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज होगी तब उसमें डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की जो भी एक्टिविटीज़ होगी, चाहे से वो इंटरेस्ट आ रहा है या फिर इंटरेस्ट जा रहा है, वो सब चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगी। तो B ऑप्शन आपका गलत है ना, B भी गलत है, C भी गलत है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर शुड बी क्लासिफाइड एज एन आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं बच्चों, हम आउटफ्लो करके नहीं दिखाते हैं, हम इसको इनफ्लो करके दिखाते हैं। अगर आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट पता हो तब हम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसको हम ऐड करते हैं अगर आपको फॉर्मेट पता होगा तो बच्चों कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, A ही आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। श्री लिमिटेड was carrying on a business of packaging in Delhi and earned good profits in past years. The company wanted to expand its business and required additional funds. To meet its requirement, the company issued equity shares. अब बच्चों इक्विटी शेयर इशू कर दिया, यानी कि कौन सी एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। आपने मशीन खरीद ली, यानी कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ड्यूरिंग द करंट ईयर द नेट प्रॉफिट है, यानी कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शंस विल बी 15 लाख ऑपरेटिंग हो जाएगा। 20 लाख की आउटफ्लो हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रख रखा है, एंड 30 लाख हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 3,50,000, यानी कि 50,000 के पेटेंट्स हमने खरीदे हैं, ठीक है ना, खरीदे हैं। तो क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। It will be taken as purchase of patents of 50,000 and will be shown under cash outflow from investing activity। बच्चों याद रखना, जब भी हम नॉन करंट एसेट्स को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, और नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसके लिए आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। A को टिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बच्चों। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन नो कैश फ्लो। ठीक है बच्चों, ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटी माइनस होगी,
ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर आप इसको सेल कर रहे हो तो आपका करंट एसेट यानी कि कैश बढ़ जाएगा। अब ये कहाँ पे आते हैं, ये दोनों करंट एसेट्स में आते हैं, ठीक है ना, दोनों करंट एसेट्स में आते हैं। तो जो नेट इफेक्ट होगा ना वो नल हो जाएगा, नेट इफेक्ट नल हो जाएगा, है ना। इसलिए जो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिबेंचर को इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, देखो क्या होता है, ये बैंक है, ठीक है ना, ये बैंक है, बैंक ने आपको लोन दिया, आपको बैंक ने लोन दिया, तो आपने क्या किया, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लेकिन आपने कोलेटरल भी दे दिया, लेकिन आपने एडिशनल कोलेटरल दिया, आपने एडिशनल कोलेटरल दिया, डिबेंचर्स का एडिशनल कोलेटरल दिया। तो बच्चों एडिशनल कोलेटरल दिया तो उसके अगेंस्ट में कोई भी आपने कैपिटल नहीं उठाई, कोई भी लोन नहीं उठाया है, ठीक है बच्चों। तो जो डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी है ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोल लो या नॉन कैश आइटम बोल लो, ठीक है ना। तो इससे कोई भी इनफ्लो नहीं हो रहा, कोई भी आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है बच्चों। जल्दी से हम इसको मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। What will be the effect of issue of bonus shares? अब बच्चों देखो बोनस शेयर्स की देखो आप गणित जानो क्या होता है। जो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं ना, उसमें से हम क्या करते हैं, शेयर्स को इशू कर देते हैं, शेयर्स को इशू कर देते हैं, यानी कि हम हमारे प्रॉफिट में से शेयर्स को गिफ्ट कर देते हैं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। हम डिविडेंड नहीं दे पाए तो हम क्या कर देंगे, हम शेयर गिफ्ट कर देंगे आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट कम हो रहा है एंड यहाँ पे शेयर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल नल इफेक्ट हो जाएगा। एंड इसको बोलो इसमें कोई भी कैश ना गया है ना कोई कैश आ रहा है, ठीक है ना। ये सिर्फ हम हमारे बुक्स में से चेंज कर रहे हैं, सिर्फ बुक्स में से हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो नल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, नो इफेक्ट। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर हमारा ये है, करंट ईयर हमारा ये है, बैंक लोन है, बैंक लोन को हमने पे किया है, हमको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है आपको पता है ना। आप कोई भी इशू ऑफ शेयर्स करोगे या डिबेंचर करोगे वो आपको लिखना है, ठीक है ना। कोई भी आपने इंटरेस्ट पेड किया है, कोई भी इंटरेस्ट पेड किया है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है वो माइनस हो जाएगा। अगर आप SPR का डिक्रीज है तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो सारी एक्टिविटीज हैं जो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल रेज ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, तो प्लस कर दो 3 लाख, ठीक है। रेज करिए नहीं, पैसा आया। 10% बैंक लोन रीपेड ऑन 1 अप्रैल, बच्चों इसी तारीख को तो हमने उठाया था, ठीक है ना। इस तारीख को तो हमने बैंक उठाया था ना, लोन उठाया था, एंड एक दिन बाद ही हमने उसको पे कर दिया। तो यानी कि कोई भी इंटरेस्ट उसका नहीं लगा। ये जो 10% है ना, ये इंटरेस्ट की रेट है, यानी कि नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो जो ये 1 लाख का जो लोन है ना वो रीपे कर दिया गया, यानी कि माइनस कर दो 1 लाख, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000। जब हम डिविडेंड को रिसीव करते हैं बच्चों, जब हम डिविडेंड को रिसीव करते हैं एक्टिविटीज में डालते हैं, कहाँ डालते हैं, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालते हैं, ना कि इस वाली एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड प्रपोज्ड 50,000 है, लेकिन 20,000 वाज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, यानी कि अब 20,000 हमको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। हम डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं यहाँ पर, एंड जब भी हम डिविडेंड पे आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं 20,000। बच्चों याद रखना, जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ना, ये वो डिविडेंड होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है, ठीक है ना, इंटेंड किया है कि हम लोगों को देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लो कि आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है, ठीक है ना, जो कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर हम प्रपोज डिविडेंड को ऐड करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे डिविडेंड प्रपोज्ड का कोई काम नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, हमको देखना है कि कितना डिविडेंड एक्चुअली में पे आउट करा गया। तो इतना डिविडेंड पे आउट करा गया। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा डी, जो है 1 लाख
80,000। तो जल्दी से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हम 15 to 16 क्वेश्चन इस पूरी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप अपनी पेज पर करीबन 1400 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इस पूरी पीडीएफ में गिवन है एंड करीबन 250 पेजेस की ये पीडीएफ है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको अपनी पेज पे करना चाहते हैं तो आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय एल्बर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ 5 लाख। अब 5 लाख क्या है? ये हमारा इंश्योरेंस क्लेम है फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। यानी कि हमारी जो मशीनरी है वो चोरी हो गई एंड क्योंकि वो मशीनरी चोरी हो गई और हमने इंश्योरेंस करा रखा था तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्या किया है, 5 लाख रुपए हमको दिया है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। अब देखो मशीन क्या है, मशीन हमारा नॉन करंट एसेट है। तो जो भी पैसा हमको नॉन करंट एसेट्स पे मिल रहा है वो क्या होगा, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा प्लस हो जाएगा, तो ढूंढ लो। एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो आउटफ्लो गिवन है तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। ठीक है ना, बी भी ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि देखो दोनों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नाम ही नहीं है, तो बी भी गलत हो जाता है। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बच्चों जो हमको 5 लाख की इनकम हुई ना, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। ठीक है, हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट में से हम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको माइनस कर देते हैं एंड जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। जैसे कि प्रपोज डिविडेंड है, आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, आपका इंटरिम डिविडेंड है, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको प्लस कर देते हैं। एंड जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जैसे कि आपके इंटरेस्ट इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वाली इनकम, ठीक है ना, तो ये सारी चीज है आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तभी हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका मोस्ट वैलिड ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कॉन्सेप्चुअली आपको बिल्ड करेगा। कंपनी इशूड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट 10% डिस्काउंट। These debentures were to be redeemed at 15% premium at the end of 5 years। 5 ईयर की इंफॉर्मेशन हमारे लिए कोई भी रिलेवेंसी नहीं है। The balance in security premium account as on the date of issue was 3,70,000। How this transaction will reflect in the cash flow statement। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेगा। देखो सबसे पहले मुझको ये बताओ कि जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स करते हैं तब वो जो चीज़ जो प्लस होती है वो कहाँ पे होती है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होती है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या प्लस होगा, सबसे पहले ये देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस क्या होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका प्लस होगा जो आपके 20,000 डिबेंचर्स हैं इनटू आपका इशू प्राइस। क्यों बच्चों, क्योंकि कितना पैसा एक्चुअली में आ रहा है। ठीक है ना, हम यहाँ पे कैश फ्लो पढ़ रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं कि कितना पैसा एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, यानी कि 18 लाख रुपीज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। अब देखो सबसे पहले ये चीज ढूंढ लो कहाँ पे है ऑप्शन के अंदर। ठीक है ना, देखो 18 लाख गिवन है, देख लो जल्दी से। इनफ्लो ऑफ 18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो ऑफ 18 लाख। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को देखो यहाँ पे क्या लेकर रखा है, इनफ्लो ऑफ 18 लाख। तो ये दोनों ऑप्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो कोई मतलब के नहीं है बच्चों, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। ठीक है, तो 18 लाख तो क्या हो गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो प्लस हो गया। अब देखो, अब सबसे पहले 10% डिस्काउंट है, यानी कि डिस्काउंट कितने का हुआ होगा। अब देखो डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो 20,000 आपके डिबेंचर्स हैं, इनटू कर लो आपका 100 और फिर मल्टीप्लाई कर लो 10%, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आराम से 2 लाख रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना, 10% आपका डिस्काउंट हो गया, 2 लाख रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। एंड अब आपने जब रिडीम किया उसको, तब रिडीम आपने 15% पे किया, यानी कि 15% पे जब आपने रिडीम किया तो वो हो गया 3 लाख। ठीक है, अब देखो टोटल लॉस कितना हुआ आपको, टोटल लॉस तो आपको 5 लाख का हो गया, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो 3,70,000 ही रखा हुआ है ना।
सिक्योरिटी प्रीमियम तो 3,70,000 ही रखा गया है। यानी कि बच्चों ये आपको याद रखना कि आपका 1,30,000 का प्रॉफिट कम हुआ है, आपका 1,30,000 का प्रॉफिट कम हो गया है, ठीक है ना। तो अब आपका प्रॉफिट क्योंकि कम हो गया है, इसलिए हम इस 1,30,000 को वापस प्रॉफिट्स में ऐड करेंगे। एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। बच्चों याद करो फॉर्मेट को, फॉर्मेट उठा के पढ़ो। भी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हमने क्या किया था, प्लस किया था बच्चों, याद करना हमेशा। इसलिए हम 1,30,000 को हमारा लॉस है, जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं, उसको हम ऐड करेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है बच्चों। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, फाइंड आउट इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। इनफ्लो ऑफ कैश हमको देखना है कि क्या इनफ्लो ऑफ कैश यहाँ पे हुआ है। जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट है, 1,00,000 रुपए का इक्विपमेंट हमने सेल किया है, ये हमको इंफॉर्मेशन से पता चलता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 40,000, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 30,000, ठीक है। पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों हमने ना एक अकाउंट पढ़ा था, तो देखो 40,000 आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स हमने अकाउंट पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट अकाउंट पढ़ा था, ठीक है ना। 40,000 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। जो आपका ओपनिंग है 3 लाख, वो यहाँ पे हो गया। क्लोजिंग 2 लाख आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। 30,000 आपका परचेज हो गया, एंड चीज़ हो गई। अब देखो कैलकुलेट करो आपका क्या आंसर बचता है। अब आंसर आपका आ जाएगा, वो आएगा 90,000 की सेल हुई एंड 12,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। तो कितने की टोटल सेल हुई, 1,02,000 की आपकी सेल हो गई। टोटल सेल आपकी 1,02,000 की हो गई ना। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वही हमको यहाँ पे निकालना है। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च। तो ये प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है ना। 12% डिबेंचर्स है। हमने डिबेंचर्स को पे आउट किया है, ठीक है ना। हमने पे किया है, यानी कि होगा तो आउटफ्लो, ठीक है, होगा तो आउटफ्लो, ठीक है। अब आउटफ्लो होगा तो ये इनफ्लो वाले ऑप्शन हटाओ, ठीक है। देखो यहां से दिखता है कि हमने 40,000 के डिबेंचर्स को पे आउट किया, ठीक है, पे आउट कर दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, हाफ ईयरली बेसिस पे हमको इंटरेस्ट देना है। पहला तो 30 सितंबर को देना है और दूसरा 31 मार्च को देना है। सबसे पहले 2 लाख रुपए पे हम 12% इंटरेस्ट लगाएंगे, वो भी हाफ ईयरली बेसिस। एंड फिर हम 1,60,000 रुपए पे हम 12% इंटरेस्ट लगाएंगे, वो भी हाफ ईयरली बेसिस पे। ये तो हो गया 30 सितंबर का और ये हो गया हमारा 31 मार्च का, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सी, जो कि है आउटफ्लो 61,600। 40,000 प्लस 2 लाख रुपीज़, जो 2 लाख रुपीज़ हमारे स्टार्टिंग है ना, साल की स्टार्टिंग में जो हमने डिबेंचर्स जो हमारे पास हैं उनका 12% हमने लगा लिया एंड हाफ के हिसाब से उसको हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। एंड फिर हमने इस वाले अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और इन दोनों को जैसे ही हमने प्लस किया, हमको पता चल गया कि हमारा क्या आउटफ्लो रहा होगा। बच्चों जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब 11 to 15 आपके थोड़े छोटे क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या लिखा है, नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो बच्चों देखने से पता चल रहा है कि जो आपके बैंक चार्जेस होते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। बैंक चार्जेस तो आपके अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। जैसे जो फाइनेंस कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जब भी आप कोई अमाउंट बोरो कर रहे होते हो बैंक से तो उसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट लगती है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है ना, कितना इंटरेस्ट आपको देना होगा, ठीक है ना। अगर इन केस कोई भी लॉस हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए तो उसमें आपको क्या रिकवरी करनी होगी, ये सारी चीज़ फाइनेंस कॉस्ट में आती है, ठीक है। बैंक चार्जेस तो हमारे अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो अलग एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, ठीक है। तो देखो
सेल ऑफ लैंड, ये भी इन्वेस्टिंग है, ठीक है, लैंड का सेल हो रहा है, ठीक है ना। हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा कैश इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को परचेज किया, ये भी हमारा इन्वेस्टिंग का कैश इनफ्लो है। लेकिन कभी भी हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी कि करंट एसेट्स को सेल एंड परचेज करते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टिंग में नहीं जाता, वो हमारा ऑपरेटिंग में जाता है, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। तो ए ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि ए जो ऑप्शन है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, प्रपोज डिविडेंड इज अ करंट लाइबिलिटी बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो प्रपोज करते हैं डिविडेंड को, एंड उसके हिसाब से ईयर एंड पे हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने प्रपोज कर लिया यानी कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम कितना देंगे, एंड फाइनली हम कितना दे रहे हैं उसमें वेरिएशंस भी हो सकता है। ये फाइनल डिविडेंड नहीं है लेकिन ये प्रपोज डिविडेंड है, यानी कि डिविडेंड यहाँ पे ड्यू हो चुका है लेकिन पे अभी तक नहीं हो चुका है, ठीक है। ये हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में लिखते हैं। और ये कहाँ लिख रखा है कि हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में लिखते हैं? ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 37 में लिख रखा है, याद कर सकते हो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इंटेंड कर रहे हैं पे करने का लेकिन पे नहीं करने हैं ना, ठीक है। करंट लाइबिलिटी है क्योंकि हम 12 मंथ्स के अंदर इनको पेमेंट कर देंगे। 14 देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश, ठीक है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट ना बच्चों वो क्या होता है, जैसे कि जो ESI होता है, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, ये सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। अब आउटस्टैंडिंग था ये, ठीक है ना, हमको देना था, ठीक है ना, लेकिन अब हमने दे दिया। अब आउटस्टैंडिंग पहले ज्यादा था लेकिन हमने पे कर दिया तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग कम हो गया। तो हमने पे किया होगा, हमारे करंट एसेट्स, हमारे कैश, हमारा जो कैश है वो कम हुआ होगा, यानी कि हमारे पास आउटफ्लो हुआ होगा कैश का, तो ये आ जाएगा आउटफ्लो, ठीक है बच्चों। इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट, अब बच्चों हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे, ठीक है, जब भी हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, एंड जैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़े यानी कि हमने कुछ ना कुछ तो पैसा दिया होगा उन इन्वेस्टमेंट को अक्वायर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कैश आउटफ्लो यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी रिजल्ट्स इन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमको कैश इनफ्लो बताना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैश इनफ्लो कर रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। इनफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है, पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं, यहाँ तो कैश जा रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव्ड बच्चों ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंस कंपनी बच्चों ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड ऑफ डेटर्स बच्चों ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है क्योंकि ये हमारा रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। अमाउंट रिसीव करना डेटर से, ठीक है ना, क्रेडिटर्स को अमाउंट पे आउट करना, ये हमारा रेगुलर नेचर का काम है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो करके आया है क्योंकि हमने अमाउंट रिसीव किया है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि 15 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और नीचे वाले क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड बच्चों मैं होप करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे वीडियोस आना बाकी हैं, प्रेजेंटेशन स्किल 15 मिनट है ना, कि आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों लाइंड अप है, धीरे धीरे करके आपको मिलती रहेगी। आप इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, लाइक करें, है ना, जिससे बच्चों मुझे पता चले कि आप इस चैनल से जुड़े हैं एंड स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Till then, goodbye, take care, thank you बच्चों।